हेलो बेटो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा, आज आप हम मिलके एक नया टॉपिक फिर से फिजिक्स के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेटा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है। और बेटा ये हमारे क्लास 12 के चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के मतलब एम्पियर्स सर्किल लॉ के एप्लीकेशंस में ये आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड सोलेनॉइड। और बेटा आज हम लोग इसी का पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें, यानी कि सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालना है, तो कि कैसे उसको डिराइव करके निकालना है। तो डेरिवेशंस में हम लोग यहाँ पे बेटा करेंगे। डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होते हैं, और एक चुट्टू पुट्टू सा एक एग्जाम्पल कर लिया जाएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि उसका प्लेसमेंट कैसे करना है। चुट्टू पुट्टू से एग्जाम्पल जो होते हैं बेटा, वो अक्सर बहुत सारे अच्छे अच्छे पेपर्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं बेटा। तो सबसे पहले बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड के टॉपिक के अंदर। तो क्लास 12 के टॉपिक है फिजिक्स चैप्टर का, जिसकी चर्चा भी हमने करी। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सवाल दिमाग में रहेगा कि सोलेनॉइड होता क्या है। तो सोलेनॉइड होता है कि जब इंसुलेटेड कॉपर वायर, यानी कि कॉपर वायर जिसके ऊपर इंसुलेटर हो, इंसुलेटेड कॉपर वायर को जब हम किसी मटेरियल के ऊपर लपेट देते हैं, उसको सर्कुलर फॉर्म में हेलिक्स के फॉर्म में लपेट देते हैं, और उसी उसी उस जब उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो वो किसी में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, सोलेनॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। और सोलेनॉइड एक्ट करता है एज अ टेम्पररी मैग्नेट, यानी कि एक टेम्पररी मैग्नेट की तरह वर्क कर, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं बेटा। ठीक है। तो सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट में थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो कॉपर वायर का प्रयोग करते हैं हम, उसमें इंसुलेटर का प्रयोग नहीं करते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन सोलेनॉइड के अंदर हम इंसुलेटेड कॉपर वायर का ही प्रयोग करते हैं बेटा। तो सोलेनॉइड है क्या? तो सोलेनॉइड एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जिससे प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, और उसका अरेंजमेंट होता है इंसुलेटेड कॉपर वायर राउंड अप, यानी वाउंड अप ओवर अ मटेरियल, आइदर एनी मटेरियल, आइदर कंडक्टर और इंसुलेटर, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस वी हैव टेकिंग, यानी क्या कौन सा हम लोग कंडीशंस ले रहे हैं, उस हिसाब से ये डिपेंडेंसी इसकी पूरी तरह होती है बेटा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि सोलेनॉइड दिखने में होता कैसा है, ताकि आपके दिमाग में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बन जाए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो अभी देख सकते हो बेटा, मेरे हाथ में एक मार्कर है, मार्कर के ऊपर हमने कॉपर वायर के एक इंसुलेटेड कॉपर वायर की बाइंडिंग कर रखी है। तो गौर करेंगे जब इसको हम लोग थोड़ा सा छोड़ेंगे बेटा, देख रहे हैं ये देखिए। तो सबसे पहले मैं ये इसको हटा दूं, तो गौर करेंगे, ये देखिए बेटा। तो यहाँ पे जो है ये आप देख रहे हो, हेलिकल पाथ दिख रहा है ये पूरा वाउंड अप हुआ था उसके ऊपर, हेलिकल पाथ के ऊपर। और उसके बाद जब हम मार्कर का प्रयोग करते हैं बेटा, ठीक है, मार्कर का प्रयोग करते हैं जब हम, यानी कि एक मटेरियल का प्रयोग करते हैं, तो मटेरियल के ऊपर हमने इसको क्या कर दिया बेटा, इसको प्लेस कर दिया मटेरियल के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि ये मटेरियल के ऊपर हमने लगा दिया, हेलिकल पाथ है, और इसमें से हम फिर इस पोल से और इस पोल से हम इसके अंदर करंट पास कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्रिएट होगा। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यानी कि जब हमने इसको करंट कनेक्ट कर दिया बैटरी से, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो एक चीज़ गौर करेंगे कि ये डिपेंड करता है करंट के फ्लो पे, यानी करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में है। तो अगर गौर करें कि करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, यहाँ से करंट फ्लो, यानी यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये ऐसे 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 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ऐसे करके यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है हम लोग, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है कि ऐसे लगाते हैं हम लोग, यानी इसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल कहते हैं इसको। जब हम इसको करंट के जिस डायरेक्शन में करंट जिससे घूम रहा होता है ना उसके अंदर, लूप के अंदर, उसी डायरेक्शन में इसको हैंड को हम ऐसे ले जाते हैं, और जिस डायरेक्शन को थंब दिखाता है वही होता है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन। यानी करंट यहाँ से अगर मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे करंट ऐसे से मूव कर रहा है, यानी ऐसे से मूव करने का मतलब कह सकते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। यानी करंट अगर इस लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, जब हम थंब रूल लगाएंगे डायरेक्शन पता करने के लिए कि किस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेट का नॉर्थ पोल बनेगा, तो जब हम देखते हैं तो बेटा देखो साफ 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 दिखता है किस डायरेक्शन में है, यानी इस डायरेक्शन में हमारा नॉर्थ पोल होगा इस मैग्नेट के लिए। ठीक है। अभी अगर करंट उल्टा होता तो फिर हम ऐसे लगाते, तो हमको क्या मिलता है, ये डायरेक्शन ऐसे मिल जाता, यानी कि इस डायरेक्शन में। यानी करंट के डायरेक्शन से हमको पोलैरिटी का पता चलता है कि कौन सा पोल होगा, नॉर्थ होगा, और कौन सा पोल साउथ होगा सोलेनॉइड के अंदर। तो ये था बेटा सोलेनॉइड, और ये था उसका अरेंजमेंट,
और आपके सामने जो ये हेलिकल पाथ आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम अच्छा सा, एकदम बढ़िया बढ़िया खूबसूरत हेलिकल पाथ दिख रहा है। मज़ा आ रहा है देख के बेटा ये, ठीक है। तो ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है, इसके ऊपर इंसुलेटर है। आप इसको छीलोगे ऐसे थोड़ा सा तो देखोगे इसके अंदर से ये मटेरियल यहाँ पे दिख रहा है, मेटल, और इसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कहीं पे भी। जनरली छोटे मोटे प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं बेटा आप लोग सोलेनॉइड की मदद से, तो वो भी आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा। अक्सर साइंस प्रैक्टिकल लैब होते हैं ना, तो उसमें ये सब का प्रयोग किया जाता है, तो आप भी इनका प्रयोग कर सकते हो। अच्छा खासा नंबर मिलता है और कुछ इनोवेटिव आइडिया भी निकलते हैं उससे। ओके, चलिए, तो ये हो गया बेटा हमारा ये हो गया आपका सोलेनॉइड का कंडीशन, हेलिकल पाथ, और भी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो ये जो हेलिकल पाथ था, ये जो सोलेनॉइड शब्द था, इसका सबसे पहले एम्पियर ने प्रयोग किया था बेटा। एम्पियर कौन? जिन्होंने एम्पियर सर्किटल लॉ दिया था पूरा, उन्होंने ही सबसे पहले इस हेलिकल पाथ का प्रयोग, यानी हेलिकल शब्द का प्रयोग किया था। और ये शब्द जो है वो ग्रीक का है, यानी सोलेनॉइड जो शब्द है बेटा वो है ग्रीक का। ग्रीक में इसको कहते हैं चैनल। उसी तरह सोलेनॉइड यहाँ पे दिया गया, इसमें भी एक तरह का चैनल है। उस चैनल से मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो होता है बेटा। अब जैसे नॉर्मल चैनल से क्या होता है, पानी निकलता है, क्या कहते हैं, और भी बड़ी बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं, दूध निकल सकता है अगर किसी कंपनी में है तो। लेकिन यहाँ पे चैनल का सेंस है कि चैनल में से क्या निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलता है, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा। तो एक कंडीशन अगर गौर करो बेटा, कि अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जा ये सॉरी इलेक्ट्रिक करंट इस लूप में ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस तरह का, तो आप देख सकते हो कि ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब क्लॉकवाइज में आपको देख सकते हो, क्लॉकवाइज में ये ऐसे जाएगा बेटा, ऐसे, यानी कि ये अगर गौर करो, यही वाला लूप है, तो ये वाला गौर करो तो ये ऐसे 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 जा रहा है ना, ठीक है। तो अभी देखो ये ऐसे डायरेक्शन है ना, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो आप ऐसे कर दोगे, और जो इधर दिखाएगा ये थंब देख रहे हो ये, यानी ये डायरेक्शन में नॉर्थ है, यानी ये नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन में भी क्या शो करेगा बेटा, इस कंडीशन में भी इधर कंडीशन क्या दे देगा, नॉर्थ कंडीशन ही शो करेगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है बेटा लूप में, कि लूप में कंडीशन क्या है। तो इस लूप का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएंगे, ये कुछ ऐसे हो जाएंगे, और यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होकर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और फिर अब ये घूम के फिर वापस आएगा, तो यहाँ पे ऐसे, फिर ये लूप का फॉर्मेशन देखो बेटा, मैंने लूप का फॉर्मेशन करा दिया मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। यही जो है लूप का कंडीशन फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, और इसी अरेंजमेंट को कहते हैं हम लोग सोलेनॉइड, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत नहीं है सोलेनॉइड में। तो ये तो सिंपल सोलेनॉइड और इसके कंडीशंस। अब हम लोग का सबसे मेन इंपॉर्टेंस काम है बेटा इसका डेरिवेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका डेरिवेशन हम लोग मदद करेंगे किस मदद से करेंगे, हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, यानी एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से हम इसका डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले हमने लेट कर लिया है, एक थे रेक्टेंगुलर लूप ले लिया बेटा, एक रेक्टेंगुलर हमने कॉइल ले लिया है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। हमने उस रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस किया है कुछ इस तरीके से कि उसका आधा हिस्सा सोलेनॉइड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि प्लेस कर रहा है, और आधा हिस्सा सोलेनॉइड से बाहर एग्जिस्ट कर रहा है। अब जैसा कि ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायरल ले लेते हैं, स्क्वायर साइड है, तो स्क्वायर में चारों साइड सेम होते हैं। और आप देख सकते हो ए बी जो है ए बी जो है वो अंदर है, बी सी है, बी सी का आधा पार्ट अंदर है, ए डी का भी आधा पार्ट अंदर है, और सी डी बिल्कुल उससे बाहर आर्म है। तो ये आर्म ही कह सकते हैं बेटा, दिस इज द आर्म ऑफ दैट स्क्वायर कह सकते हो, रेक्टेंगल कह सकते हो, नो इश्यू, आप जो मन के सो ले सकते हैं, तो उसके लेंथ से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो हमने स्क्वायर ही मान लेते हैं, जिसमें चारों साइड इक्वल हो, तो थोड़ा सा झमेला कम हो, नहीं तो फिर अच्छा खासा परसेप्शनल क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर, फिर आपको फंसाया जा सकता है, ठीक है। तो हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, जब हमें फ्रीडम मिला है तो हम क्यों ऐसा शेप लें जिसमें हम दिक्कत में फंसे, तो हम आसान शेप लेते हैं। शेप क्या लेते हैं बेटा, स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो अब स्क्वायर हमने ले लिया है यहाँ पे, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ देखेंगे। तो एम्पियर सर्किटल लॉ ने क्या बोला, इसने बोला कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यही था एम्पियर सर्किटल लॉ का कंडीशन। अब नेक्स्ट है इसमें कि यहाँ पे हमारे सामने चार ठे कंडीशन है, एक ए बी, एक बी सी, एक सी डी, एक ए डी, यानी इन चार जगहों पे, यानी इन चार आर्म के ऊपर हमको मैग्नेटिक फील्ड यानी एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करना है बेटा। तो अप्लाई करते हैं ना चार जगहों पे। तो देखेंगे हम लोग कि क्लोज इंटीग्रल, हमने बी डॉट डी एल सिंपल ऐसे नोट कर देते हैं बेटा, बी डॉट डी एल, और कहाँ से कहाँ तक, तो ए से स्टार्टिंग करना है और कहाँ तक जाना है, डी तक, यानी ए टू डी।
यानी ए से डी तक जाना है भाई, क्लोज इंटीग्रल करना है ना, ए टू बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, यानी ए से डी तक हम पहुंचेंगे तभी तो हम एक साथ हो जाएंगे। चलिए, तो उसके बाद देखेंगे इसको, जब नॉर्मल इसको इवेल्युएट करेंगे, इसको पकड़ लेते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 1 पे, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 पे हम लोग साथ रखते हैं। नॉर्मल हो जाएगा यहाँ पे बी डॉट डी एल। अब ए से कहाँ तक जाएगा बेटा, ए टू बी, यानी ये इंटीग्रेशन होगा ए टू बी प्लस बी टू सी, बी डॉट डी एल प्लस सी टू डी, बी डॉट डी एल प्लस डी टू ए, बी डॉट डी। ये कैसे होगा बेटा, यानी हमने इंटीग्रेट करा हर एक आर्म पे हमने चेक करा, ठीक है। तो हम, ये था आपका टोटल लूप, पूरा ये लूप है, ये लूप क्लोज इंटीग्रल है, इसका मतलब कि पूरे स्क्वायर लूप की बात कर रहा है। अब हर एक आर्म की बात कर रहा है, तो इस स्क्वायर में, रेक्टेंगल में टोटल 4 आर्म होते हैं ना, 4 आर्म होते हैं, उसके 4 साइड्स होते हैं। तो हमने उन चारों साइड्स पे मैग्नेटिक फील्ड की टेस्टिंग करेंगे, हम उनके चारों साइड पे एम्पियर सर्किल लॉ लगाएंगे, ठीक है, लगा दिया। अब आते हैं, जब बी डॉट डी एल ओपन करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट जब भी निकलता है बेटा तो देता है हमें कॉस। तो अगर गौर करो तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डी एल कॉस थीटा, यही होता है बेटा, बी डी एल कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम गौर करेंगे कि बी और डी एल, यानी डी एल जो ये लेंथ दिख रहा है आपको, चारों लेंथ दिया हुआ डी एल, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हम गौर करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड और उन चारों आर्म्स में कैसा रिलेशन है, वही रिलेशन हम यहाँ पे मेंटेनेंस करेंगे, ठीक है। तो गौर करेंगे बेटा कि यहाँ पे हो जाएगा बिडिल कॉस थीटा, बिडिल कॉस थीटा, बिडिल कॉस थीटा और बिडिल कॉस थीटा, यानी 4 बार बिडिल कॉस थीटा, यानी कि एंगल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। चलिए स्टार्ट करते हैं एंगल में। सबसे पहले ए बी की बात करते हैं। ए बी सोनॉइड के अंदर है, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे, या तो उसके पैरेलल होंगे या तो उसके एंटी पैरेलल होंगे, डिपेंड करता है। तो ले लेते हैं कि ए बी जो है इट इज पैरेलल और एंटी पैरेलल, ठीक है बेटा। तो हम कंडीशन लेते हैं 0 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि इसको मानते हैं कि 180 भी अगर लेंगे बेटा cos 180 तो हो जाएगा -1, ठीक है। तो -1 की अगर बात करें तो माइनस जो है रिप्रेजेंट करेगा क्या, ओनली डायरेक्शन की डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम फ्लो कर रहे हैं उस डायरेक्शन में अपोजिट है। तो हम 180 या 0 दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन 180 जब लेंगे तो हमें डायरेक्शन का पता चलेगा कि हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो हम उस 180 को एक परसेप्शनल पॉइंट लेते हुए हम एक जगह पिन कर देंगे और ले लेंगे क्या, 0 डिग्री। कंफ्यूजन हो गया, नहीं कंफ्यूजन नहीं होना बेटा, ठीक। चलो फिर से आते हैं हम लोग। ए बी लाइन है और ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, दोनों के बीच में बन रहा है बेटा एंगल 0 डिग्री बन सकता है और 180 बन सकता है, डिपेंड करता है डायरेक्शन क्या है, ठीक है। बात पॉइंट क्लियर है। तो हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो हम प्रयास करेंगे ऐसे एंगल्स को सिलेक्ट करना, अगर हमारे पास ऑप्शन हो तो हम कैसे एंगल सेलेक्ट करेंगे, जिस एंगल से हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए बेटा, ईजी हो जाए। ऐसा तो है नहीं कि हम अपने कैलकुलेशन जानबूझ के हार्ड करेंगे, हमको क्या जरूरत है हार्ड करने की, कोई आवश्यकता नहीं हार्ड करने की। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो 0 डिग्री की वैल्यू होती है cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो माइनस लगा हुआ है तो हम माइनस वाले को छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है बेटा ना, हमारे पास दो ऑप्शन है, 0 180, तो हम 0 वाले लेंगे, ठीक है। तो 0 वाला केस लेंगे जब, यानी ए बी केस में 0 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा इस वाले केस में आपका बी डी एल, सिंपल क्या हो जाएगा आपका बेटा, बी डी एल, सिंपल बी डी एल हो गया, ठीक है। क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो गया आपका बी डी एल, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट। ए टू बी पे, ए टू बी में हमको क्या मिल रहा है, बी डी एल मिल रहा है। अब बी टू सी देखो, तो बी टू सी जो है बेटा वो है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। गौर करो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये बी सी दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होती है कितनी, 0, यानी यहाँ से ये वाला केस क्या होगा बेटा आपका 0, यानी +0 प्लस बी डी एल देखो, यानी कि सी डी क्या है बेटा, वो सोनॉइड से ही बाहर है, यानी सोनॉइड से बाहर है, तो यहाँ पे एंगल का कोई ज़्यादा इशू नहीं है कि 0 बन रहा है कि 180 बन रहा है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड यानी बी की ही वैल्यू नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है कि उसका एंगल है कि नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाए बेटा, इसको भी निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एडी की। तो एडी भी क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, देखो ये भी एडी भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में यहाँ पे भी कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 0। तो अंत में मिला बेटा हमको वैल्यू बी डॉट डी एल इज इक्वल टू
म्यू नॉट आई। हो गया ना, मेरा क्लियर। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। जब इसका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन वाला केस की बात करते हैं, अभी तो हमने एंगल की बात करी ना बेटा, जब इसका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन होगा तो बी डी एल का हो जाएगा बेटा, डी एल का हो जाएगा एल। क्या हो जाएगा, डी एल का हो जाएगा बेटा हमारा, ये हो जाएगा बी एल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू नॉट, ये हो जाएगा आपका आई एल। अब केस आता है कि यहाँ पे करंट की जगह आई एल कैसे आया, ठीक है। तो जब हम टोटल देखते हैं तो यहाँ पे केस आता है बेटा आई एल क्यों है, यानी हमारे पास जो ना हमने एल लेंथ का एक वायर ले रखा है जिसको हमने सोनॉट के फॉर्म में रखा है। जैसे एग्जांपल कि हमने ये एल लेंथ का वायर रखा है बेटा, इस वायर का लेंथ एल है और इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो क्या फ्लो करेगा, टोटल करंट, तो वो करेगा एल आई, ठीक है। तो अगर इसके अंदर करंट कितना, इसका जो लेंथ होता है वही करंट भी फ्लो करेगा। तो अगर इसका लेंथ एल है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, तो जो टोटल करंट होगा यानी सिग्मा आई होगा, यानी सिग्मा आई इन, यानी कि करंट उस कंडक्टर के इनसाइड कितना होगा बेटा, एल आई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको नोट कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा एल आई, ठीक है, एल आई इन, यानी जो आई इन उसके अंदर है। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं बेटा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एल और ये हो जाएगा बेटा आपका आई इन, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एल से एल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, और ये हो गया बेटा रिक्वायर्ड हमको फॉर्मूला। तो ये था बेटा हमारा कंडीशन व्हेन द केस, कौन सा केस, कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड है बेटा वो है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर होता है वो होता है म्यू नॉट आई इन, यानी कि म्यू नॉट टाइम्स करंट, यानी करंट पे टोटली डिपेंड करता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड यानी बी की वैल्यू बेटा आई पे क्या है, डायरेक्टली डिपेंडिंग है। अगर आई होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, आई नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि म्यू कांस्टेंट है बेटा, ठीक है। तो ये था कंडीशंस आपके मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। ओके, अब इसके बाद से बेटा चर्चा करेंगे कि जो उसमें कंडीशन है, अभी जिसको यहाँ पे एल, एल क्या है, एल है ना, यहाँ पे एल कंडीशन है, जैसे कि एल लेंथ है, इसका एल लेंथ है, ठीक। और उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, यानी कि एल, उसी एल लेंथ की मदद से हमने नंबर ऑफ टर्न्स कर लिया है। तो यहाँ पे इसी के अंदर एक और रिनोवेशन कर सकते हैं, यहाँ से इस लाइन से एक और रिनोवेशन होता है बेटा यहाँ के बाद से। तो आप देख लो कि हमारे पास कितने टर्न होंगे, एन, ठीक है, एन टर्न है और उसका वायर का लेंथ है एल। तो एन बाई एल को हम लिख सकते हैं बेटा स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड स्मॉल एन। तो यहाँ पे जब नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा बेटा, तो आपका देख लो यहाँ से केस, तो ये हो जाएगा बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई एल, ठीक है, एन आई बाई एल, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स वो तो उसके साथ ही रहेंगे भाई, नंबर ऑफ टर्न, जितने नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे वो तो साथ ही रहेंगे, उसको रहना ना रहना कोई मतलब नहीं, क्योंकि एन है स्केलर क्वांटिटी। आप 10 टन बनाओगे तो 10 ही लिखेंगे, 20 टन बनाओगे तो 20 ही लिखेंगे, एक टन बनाओगे तो एक लिखेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो एन बाई एल कंडीशन क्या है, एन है, तो यहाँ पे जाता है बेटा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये आता है एक और फॉर्मूला, बिल्कुल इसी की तरह बेटा, सेम, कोई अंतर नहीं है। आप एक हमेशा गौर करना, एल का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ पे एल किसी और तरीके से यूज किया गया और यहाँ पे एल किसी और तरीके से यूज किया गया है। तो अंत में हमें यही मिला, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, अब बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। एन क्या बताता है, एन बताता है नंबर ऑफ टर्न, यानी कितनी बार हम उसको गोला बनाया, जैसे कितनी बार हमने इसको एक, जैसे ये एक बनाया ना, तो इसको कितनी बार यहाँ पे बनाया है, यही एन दिखाता है। इसको मेंशन करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। न्यूमेरिकल्स में अगर कैलकुलेशन में दे दिया तो आप मेंशन करना है, नहीं दिया तो नहीं करना है, ठीक है, उस पर ज़्यादा कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया बेटा हमारे सामने फॉर्मूला हो गया रीजनरेटेड। अब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे बेटा, कुछ इसके ऊपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चर्चा कर लेते हैं फिर, और फिर ये चेक कर लेते हैं कि अलग अलग जगह पे कि कहाँ पे क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। बेटा बहुत गर्मी है,
ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए बेटा, इसको मिटा दो, आप इसको मेंशन कर लेना। तो ये हो गया आपका बेटा, यहाँ तक कैलकुलेशन हो गया क्लियर और डेरिवेशन हो गया समाप्त। बेटा अगर यहाँ पे नीचे फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक बार और देखिएगा, फिर भी प्रॉब्लम हो तो फिर एक बार और देखिएगा, और उसके बाद ही प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए अभी चर्चा करते हैं हम लोग कि 3 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। क्या सोलेनॉइड के अंदर हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है? तो आप क्या कहेंगे, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, क्या सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम होती है? आप कहेंगे यस, मैं कहूँगा नो। फिर कहेंगे सर कैसे? मैं कहूँगा कि सेंटर में जो उसके अंदर होता है मैग्नेटिक फील्ड वो कितनी होती है, वो अभी हम लोगों ने डिराइव करी, कितनी, B = μ0 Ni, ये होती है उसके सेंट्रल पॉइंट में। लेकिन जब हम उसके एंड पे बात करते हैं, यानी किसी सोलेनॉइड की जब हम एंड पे चर्चा करते हैं तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हो जाती है बेटा आधा, ठीक है, 1/2 μ0 Ni, ये इसकी वैल्यू होती है। इसकी स्ट्रेंथ जो होती है बेटा, सोलेनॉइड की जो स्ट्रेंथ होती है वो सेंटर में बहुत ज़्यादा होती है और साइड में इसकी स्ट्रेंथ घट जाती है, इस वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है बेटा, आधा आधा हो जाता है, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट आपके एंड ऑफ सोलेनॉइड, एंड ऑफ सोलेनॉइड, यानी सोलेनॉइड के एंड पे आपको इतनी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अब उसके बाद बचता है बेटा ग्राफ। ग्राफ क्या है? तो जब एक ग्राफ दिखा देते हैं हम आपको, तो यहाँ से ये बेटा ग्राफ बनता है, ये है आपका, जहाँ पे बेटा ये आपको, यहाँ पे आपका एंड है, ये मैग्नेटिक फील्ड का एंड है, यानी ये हो जाएगा B½ और ये हो जाएगा B½ और ये हो जाएगा आपका B, यानी सेंटर में, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है बेटा, यहाँ पे आपको पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट पे डिपेंडेंसी होती है। जिस हिसाब से करंट मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके पोजीशन के हिसाब से, उसके डिस्टेंस के हिसाब से, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, दूर होते जाएंगे आप सोलेनॉइड से, सेंटर से, वैसे वैसे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होती जाती है, घटती जाती है, और एंड पे हो जाती है आधी, और उससे तो जाएगा तो हो जाएगा खत्म। और सेंटर में कितनी होती है? सेंटर में होती है टोटल B μ0 Ni, उसमें कोई कमी नहीं रह जाती है, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ। ग्राफ को आप दिमाग में रखेंगे और जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे, ठीक है बेटा। क्या कर लेंगे आप, इसको क्रिएट कर लेंगे, बना लेंगे, और अगर एग्जाम के नज़रिए से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। बाकी ये जो हो गया बेटा टॉपिक हमारा क्लियर, समाप्त। और इसके बाद का जो बेटा हमारा और भी एक रिलेटेड, इससे मज़ेदार, क्या इसके साथ ही मज़ेदार टॉपिक है जिसका नाम है हमारा टोरॉइड, ठीक है बेटा। तो हम इसके बाद वाले नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे टोरॉइड की। चलते हैं, जय।